कभी सोचा है कि भारत के हजारों साल के इतिहास में कौन से साम्राज्य सबसे ज्यादा असरदार रहे हैं? चलिए, आज हम 3 ऐसे ही बड़े साम्राज्यों की कहानी में उतरते हैं जो हमें भारत के सबसे ताकतवर दौर में ले जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन साम्राज्यों ने आखिर हमें दिया क्या, पीछे क्या छोड़ गए? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी में गाइड करेगा। हम देखेंगे कि उनकी छाप कितनी गहरी थी और वो इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे। हमारी इस परेड में सबसे पहले आते हैं चोल राजवंश, और इनकी सबसे हैरान करने वाली बात वो है इनका शासनकाल। सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 1500 साल। जरा सोच कर देखिए, आज से 1500 साल पहले की दुनिया। और चोल तब भी राज कर रहे थे। उन्होंने भारत पर किसी भी दूसरे राजवंश से कई कई ज्यादा समय तक हुकूमत की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो क्या चोल सिर्फ लंबे समय तक राज करने वाले राजा थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली पहचान तो उनकी कला और संस्कृति में छिपी है। उन्होंने तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर जैसे शानदार बेहतरीन नमूने बनाए जो आज भी दक्षिण भारत की शान है और उनकी विरासत की गवाही देते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। ऐसा कहा जाता है कि चोल अपनी सांस्कृतिक योजनाओं में इन बड़े बड़े मंदिरों और कला में इतने खो गए कि उन्होंने अपनी सरहदों की हिफाजत पर ध्यान देना ही कम कर दिया। और फिर वही हुआ जो होता है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। और शायद यही वो वजह थी जिसने धीरे धीरे उनके पतन का रास्ता खोल दिया। अब चलिए समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं गुप्त साम्राज्य से। ये वो दौर था जब भारत में ज्ञान, विज्ञान और कला का एक तरह से कहें तो धमाका हुआ। इसी को हम भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। अच्छा, तो ये स्वर्ण युग होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये उस जमाने का भारत का अपना इंटरनेट और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन था। एक ऐसा दौर जब दिमाग और क्रिएटिविटी दोनों अपने पीक पर थे। ये वो दौर था जब कालिदास जैसे महान कवियों ने ऐसी रचनाएं लिखीं जो आज भी पढ़ी जाती हैं, और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने मैथ्स की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। सच में ये ज्ञान का एक शानदार दौर था। लेकिन ये सब सिर्फ दिमाग की ही बात नहीं थी। समुद्रगुप्त जैसे शासक, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उनके मिलिट्री स्किल्स ने गुप्त साम्राज्य को एक छोटे से राज्य से बढ़ाकर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला दिया। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। और अब हमारी इस परेड के आखिरी लेकिन शायद सबसे जाने पहचाने साम्राज्य की बारी है मुगल। ये वो लोग थे जिन्होंने बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया। सिर्फ 300 साल। चोलों के 1500 साल के सामने ये तो कुछ भी नहीं लगता है ना। लेकिन इन 300 सालों में ही मुगलों ने भारत के इतिहास और कल्चर पर इतनी गहरी छाप छोड़ी जिसे आज भी हम महसूस कर सकते हैं। मुगलों की विरासत को समझना थोड़ा पेचीदा है। इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ उन्होंने बारूद, बिलियानी और एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसी चीजें दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर जमींदारी जैसी भारी टैक्स व्यवस्था, जबरन धर्म बदलवाने और मंदिर तोड़ने जैसे गंभीर इल्जाम भी लगते रहे हैं। इस साम्राज्य की कहानी असल में इसके बादशाहों की कहानी है। शुरुआत की बाबर ने, फिर अकबर ने इसे बुलंदियों पर पहुंचाया, शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनवाया, और आखिर में आते हैं औरंगजेब, जिनके दौर को लेकर आज भी बहुत बहस होती है। हर बादशाह ने इस साम्राज्य को एक नया रंग दिया। तो चलिए अब इन तीनों साम्राज्यों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक फाइनल नज़र डालते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग थे और इनकी खासियत क्या थी। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ है चोल, जो अपने 1500 साल के लंबे शासन और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। फिर आते हैं गुप्त, जिन्होंने सिर्फ 240 सालों में ही विज्ञान और कला का एक सुनहरा दौर रच दिया। और आखिर में मुगल, जिन्होंने 300 से ज्यादा सालों तक भारत को एक साथ जोड़े रखा और वास्तुकला के बेजोड़ नमूने दिए। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर किसी साम्राज्य की महानता इस बात से तय होती है कि वो पीछे क्या छोड़कर गए, तो इन तीनों में से सबसे महान किसे कहा जाएगा? कला को जिंदा रखने वाले चोल, ज्ञान की मशाल जलाने वाले गुप्त, या फिर एक बड़े हिस्से को एक करने वाले मुगल? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।